हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम हिंदी में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एक विशेषता नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है, यानी कि नेगेटिव वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए कहता है कि भाषा यादृच्छिक होती है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यादृच्छिक भाषा किसे कहते हैं, जहां पर भाषा के शब्दों तथा अर्थों के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं होता है। क्या होता है भाषा यादृच्छिक, कि जहां पर भाषा के शब्दों तथा अर्थों में कोई संबंध नहीं होता। तो ये तो हमारा सही है। ऑप्शन बी कहता है कि भाषा स्थिर होती है। तो भाषा स्थिर यानी कि फिक्स नहीं होती, ये हमारा सही है। भाषा स्थिर यानी कि फिक्स नहीं होती। भाषा क्या होती है, गतिशील होती है। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है। तो हाँ, ये भी बात सही है। भाषा क्या होती है, सांस्कृतिक अनुभव यानी कि कल्चर पर आधारित होती है। ऑप्शन सी डी क्या कहता है, भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। तो भाषा क्या है, एक भाषा को अर्जित करते हैं और सीखते भी है। तो ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है। पूछा क्या था, निगेटिव कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा था, भाषा स्थिर होती है। तो यही निगेटिव पूछा था, तो निगेटिव आंसर हमारा करेक्ट होगा। भाषा स्थिर नहीं होती, गतिशील होती है। समय के साथ उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्रेषक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कह रहा है कि प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्रेषक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी कि नेगेटिव की बात कर रहा है यहाँ पर भी। तो पहले तो ये देखेंगे संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे हो रही है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, भावनाओं या व्यक्ति जो जानकारी होती है उसको व्यक्त करना, ये क्या होता है, हमारा संप्रेषण होता है। तो उसी में पूछ रहा है कि प्रेषक को क्या किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी कि शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है कि सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो हाँ, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सीखने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति से हमें क्या मतलब, यानी कि यही हमारा गलत है। तो वही निगेटिव ही पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सीखने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति से हमें कोई मतलब नहीं होता, उसके पास पैसे है या ना है, इससे हम मतलब संप्रेषण में हम बातों का आदान प्रदान, अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करते हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति से हमें कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि सुनने वाले का ज्ञान। तो हाँ, सुनने वाले का ज्ञान बहुत जरूरी है, ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है, सुनने वाले की रुचि। तो हाँ, सही बात है कि सुनने वाले की रुचि भी बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी कहता है सुनने वाले की सांस्कृतिक और सामाजिक रीतियाँ। तो हाँ, कल्चर और सोशल जो रीतियाँ होती हैं वो भी बहुत जरूरी होती है। अब पूछा गया था हमारा निगेटिव की किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो उसकी आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं है हमें। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा नहीं हो सकता है, निगेटिव पूछा था, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है। क्या कह रहा है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना ट्रांस लैंग्वेज के बारे में सही नहीं है। ये भी किसकी बात करता है कि निगेटिव, यानी कि कौन सा इसमें निगेटिव है। ट्रांस लैंग्वेज क्या होती है, जैसे आप क्वेश्चन में दिया गया है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, तो आप कह रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कहता है भाषाओं के बीच अनुवाद। तो हाँ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, भाषाओं के बीच अनुवाद होगा भाई। ऑप्शन बी कहता है एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति के बीच विभिन्न भाषाओं का मिश्रण भी है। ऑप्शन सी कहता है कि यह बहुभाषावाद को सुमन्नत करता है। तो यहाँ सही बात है, जब एक भाषा से दूसरी भाषा में जाएंगे तो बहुभाषावाद भी तो होगा, एक से अधिक भाषाओं के बारे में जानना, यही तो भाषावाद बहुभाषावाद होता है।
ऑप्शन डी क्या कहता है कि यह विद्यार्थी को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है। तो एक भाषा के प्रयोग तक सीमित नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। यहाँ बात किसकी हो रही थी, निगेटिव, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कौन सा कह रहा था कि ट्रांस लैंग्वेज के बारे में सही नहीं है। क्या करता है कि सीमित नहीं करना है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में एक विद्यार्थी अपने साथियों से हिंदी में बात कर रही है। क्या कह रहा है, जब उसके शिक्षक ने बुलाया तो उसने तुरंत उन्हें इंग्लिश में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है। क्या कह रहा है कि एक कक्षा में एक विद्यार्थी अपने साथियों से हिंदी में बात कर रही थी, जब उसके शिक्षक ने बुलाया तो उसने तुरंत उन्हें इंग्लिश में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की है जो क्या अपने साथियों से तो हिंदी में बात करी थी, लेकिन जब शिक्षक ने बुलाया तो उसने क्या की, इंग्लिश में बात की। तो यह किसका उदाहरण हो सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कोड स्विचिंग, ऑप्शन बी कहता है कोड मिक्सिंग, ऑप्शन सी कहता है अर्थ निकालना, और ऑप्शन डी कहता है अर्थ का विस्तार। तो कोई अर्थ पूछा ही नहीं गया, तो जो अर्थ का विस्तार करेंगे, अर्थ निकालना भी नहीं हुआ, वो तो लैंग्वेज के चेंज करने की बात हो रही थी ना वहाँ पे। ऑप्शन बी कहता है कि कोड मिक्सिंग, तो कोड मिक्सिंग नहीं हो रहा था, मतलब कोड चेंज हो रहा था ना, कि क्या हो रहा था कि मतलब मिक्स नहीं कर रही थी वो भाषा को चेंज कर दी। भाई पहले हिंदी में बात की, फिर इंग्लिश में कर दी, तो उसने भाषा को चेंज किया, मिक्स थोड़ी ना किया। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या होता है, उसमें भाषा को चेंज करना होता है, एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तन। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशल को मापता है और जिसमें पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण है जो स्वाभाविक रूप से भाषा कौशल को मापता है और जिसमें पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, पूर्ण तार्किकरण की आवश्यकता होती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि भाषा के 4 मुख्य कौशल होते हैं। कितने कौशल होते हैं, मुख्य 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शुभोपली। क्या होते हैं, शुभोपली। शुभोपली का मतलब क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। शुभोपली का मतलब क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्या होते हैं, भाषा के 4 मुख्य कौशल होते हैं। अब ऑप्शन ए क्या कहता है कि पठन अवबोधन। तो पठन अवबोधन सिर्फ पढ़ने से संबंधित होता है भाषा कौशल, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, तार्किक स्पष्टीकरण। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है, वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं, जिसमें ABCD होता है, वही तो वस्तुनिष्ठ होते हैं। जिसमें यस नो का आप जवाब देते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो सब प्रश्न कैसे होते हैं, हमारे वस्तुनिष्ठ होते हैं। आगे क्या, डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न जैसे कि ऑब्जेक्टिव वाइज होते हैं, ABCD जिसमें दिया गया होता है, कौन सा सही है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ। किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, व्यक्तिनिष्ठ, यानी कि पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति, मतलब पर्सन टू पर्सन, कि आप बच्चे की सोच की अभिव्यक्ति को कैसे जांच पाएंगे, कैसे उसके बारे में समझ पाएंगे, यही यहाँ पे बात हो रही थी परीक्षण की, मापने की। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करे। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करें। तो हिंदी में आपकी थ्योरी है स्टीफन क्रेशन। किसकी थ्योरी है, स्टीफन क्रेशन। उन्होंने 5 सिद्धांत बताए अपनी थ्योरी में। कितने सिद्धांत बताए, 5 सिद्धांत बताए। तो उन्हीं में एक सिद्धांत है जिसमें व्याकरण के नियमों को जानना और उनके सचेतन भाव को याद करने की बात की गई है। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही हो सकता है, जिसमें यह बताया गया है उनके 5 सिद्धांतों में। तो ऑप्शन ए कहता है प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में
इसमें मतलब नियमों को याद करना नहीं बताया गया। ऑप्शन बी क्या कहता है, मॉनिटर परिकल्पना। तो हाँ, बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर परिकल्पना में ही बताया गया है कि व्याकरण के नियमों को जाने और सचेतन भाव से याद करें। अभी ये थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, जब पढ़ेंगे तब पांचों सिद्धांतों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें व्याकरण के नियमों को जानने और सचेतन भाव को याद करने की बात की है उन्होंने। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी एक भाषा की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या अधिक उपयुक्त है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि किसी एक भाषा की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए कहता है भाषा सीखने के लिए ड्रिल द्वारा आकृतियां व्याकरण के नियमों की व्याख्या करना। तो सीटेट में तो व्याख्या करना निगेटिव पॉइंट होता है ना, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है लक्ष्य भाषा की आकृतियां और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। हाँ, तो ये हमारा सही हो सकता है। ऑप्शन सी कहता है पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना। तो पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग मतलब पूरी तरह पाठ्य पुस्तक पे ही निर्भर होना, ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है अनुवाद के माध्यम से गहन अभ्यास करना। तो गहन अभ्यास भी नहीं करना। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लक्ष्य भाषा की आकृतियां और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। लक्ष्य भाषा क्या होती है, एक होती है मातृभाषा, जिसे हम अपने घर में बोली जाने वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होती है हमारी मातृभाषा। और यहाँ पे क्या है लक्ष्य भाषा। तो लक्ष्य भाषा में क्या होगा, लक्ष्य भाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी पाठ का अनुवाद किया जाए, यानी कि वह भाषा जिसे प्राप्त करने या उसको समझने का प्रयास किया जाए, वो क्या होती है हमारी लक्ष्य भाषा होती है। उसी में कह रहा है कि आकृतियां और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। आकृतियां मतलब आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करना मतलब हम क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पहले उसकी आकृति बना देंगे, फिर उससे क्या करेगा बच्चा कनेक्ट हो जाएगा तो उसके अर्थ को समझ पाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वह प्रश्न जो विद्यार्थी को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने में समर्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि वह प्रश्न जो विद्यार्थी को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के समर्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी क्या कह रहा है कि आगे बढ़ने की बात कर रहा है, पढ़ने से एक स्टेप आगे बढ़ने की बात, किसके जो पढ़ रहा है उससे एक स्टेप आगे जाने की बात यहाँ पर हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न। तो निष्कर्ष निकालने की तो कोई बात नहीं हो रही, एक स्टेप पढ़ने से एक स्टेप आगे जाने की बात हो रही है। ऑप्शन बी कहता है संकल्पनात्मक प्रश्न। तो संकल्पनात्मक प्रश्न यानी कि यहाँ पर कुछ बनाना, स्ट्रक्चर की तो कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है कि दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न। ऑप्शन डी कहता है रचनात्मक लेखन प्रश्न। तो रचनात्मक लेखन प्रश्न की भी बात नहीं हो रही, वो तो कह रहा है कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे एक स्टेप जाने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न। यानी कि यहाँ पर अपने आप को वहां पर अपने आप को वहां पे रखकर आप विद्यार्थियों से पूछें कि मतलब कोई कहानी अगर आपने बताई है विद्यार्थी को, तो उससे ये पूछें कि ये बताओ कि अगर इस कहानी का अंत ये है तो और क्या क्या हो सकता था। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप से एक स्टेप आगे जाने की बात हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दूसरे के स्थान पर स्वयं रखने से जुड़े प्रश्न, यानी कि वहां पे अपने आप को आप स्वयं रखिए और फिर विद्यार्थियों से पूछिए कि इससे ज्यादा और क्या। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आ और बा कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि आ और बा कथनों पर विचार करें। आ कथन क्या कहता है कि अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है जो अकादमिक भाषाओं के लिए विशिष्ट है। क्या कह रहा है कि अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है जो अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है। तो अकादमिक भाषा क्या होती है, अकादमिक भाषा औपचारिक भाषा है। कैसी भाषा है, औपचारिक भाषा है वह भाषा जिसमें विद्यार्थी स्कूल में कार्य करने के लिए आवश्यकता हो। विद्यार्थी को वह भाषा जिसमें विद्यार्थी स्कूल में कार्य करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के विषय शामिल होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बा क्या कहता है कि अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण, शब्दावली और भाषा के सभी विषय विमर्श यानी कि शामिल है। तो हाँ, अकादमिक भाषा क्या है, स्कूल में जो भाषा सिखाई जाती है, तो व्याकरण, शब्दावली और ये सब क्या है, ये सभी विषय शामिल है ना। तो बा भी हमारा सही है।
तो आ और बा हमारे दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए कहता है आ सही है, ऑप्शन बी कहता है आ और बा दोनों सही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आ और बा हमारे दोनों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भाषा की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? क्या कह रहा है कि भाषा की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन ए कहता है कि बहुभाषिक शिक्षा। तो बहुभाषिक शिक्षा तो वो होती है जिसमें क्या होता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। ऑप्शन बी क्या कहता है, त्रिभाषा सूत्र। तो त्रिभाषा में क्या होता है, त्रिभाषा सूत्र यानी कि त्रिभाषा में क्या होता है, 3 भाषाओं का ज्ञान। कितना ज्ञान हो, 3 भाषाओं का ज्ञान। जैसे पहली क्या हो आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, दूसरी क्या हो अंग्रेजी या कोई आधुनिक, तीसरी क्या हो अन्य आधुनिक भाषा हो। तो ये क्या होता है, त्रिभाषा सूत्र। यानी कि शिक्षा में भाषा की नीति को किसे जाना जाता है, त्रिभाषा सूत्र से। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा पाठचर्या में भाषा, शिक्षा पाठचर्या और भाषा नीति से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ऑप्शन सी और डी भी हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया? क्या कह रहा है कि समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया? समग्र भाषा क्या होती है? समग्र भाषा वह भाषा जिसमें एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखना, ना कि अलग अलग हिस्सों में। यानी कि क्या कह रहा है कि समग्र भाषा वह भाषा होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक भाषा को एक संपूर्ण इकाई में देखना। तो ऑप्शन ए कहता है कि टॉप डाउन पठन सिद्धांत। तो टॉप डाउन में क्या होता है कि बड़े हिस्से से छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना। क्या होता है, किसी समस्या या प्रणाली को बड़े हिस्से से छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि संपूर्ण भाषा, समग्र भाषा यानी कि संपूर्ण भाषा को एक इकाई के रूप में देखना। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हम क्या कह रहा है, बॉटम अप पठन सिद्धांत। हाँ, तो बॉटम अप में क्या होता है कि छोटी छोटी समस्याओं को हल करके एक बड़ी समस्या का निष्कर्ष निकालना। यानी कि क्या कह रहा है कि वो समग्र भाषा में यही कह रहा है कि अलग अलग रूपों में ना देखो, एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखो। तो बॉटम में क्या होता है कि छोटे छोटे हिस्से कर लिए आते हैं, फिर उसको एक बड़ी समस्या के रूप में निष्कर्ष निकालने का होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है मूर्त से अमूर्त शिक्षण। तो मूर्त से अमूर्त की बात शिक्षण की नहीं हो रही, वहाँ तो भाषा पद्धति की बात हो रही थी, ज्ञात से अज्ञात की भी बात नहीं हो रही। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए शामिल है? क्या कह रहा है कि चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए शामिल है? ऑप्शन ए कहता है सुनने का कौशल, ऑप्शन बी कहता है बोलने का कौशल, ऑप्शन सी कहता है पढ़ने का कौशल और ऑप्शन डी कहता है लिखने का कौशल। तो सुनने और बोलने की तो बात नहीं हो रही, चित्र की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? चित्र की, जहाँ पे जिसमें चित्र को भरपूर इस्तेमाल होता हो। क्या हो? जिसमें चित्र का भरपूर इस्तेमाल होता हो, वो कौशल आपको बताना है। तो ऑप्शन सी कहता है पढ़ने का कौशल, ऑप्शन डी कहता है लिखने का कौशल। तो अगर आप किसी चित्र को देखेंगे तो पहले उसको पढ़ेंगे ही ना। कोई कहानी जैसे आपको दी गई है, जैसे कि कोई कहानी है तो उसको आप चित्र दिखा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, चित्र के माध्यम से पढ़ने का कौशल ही विकसित होगा ना कि लिखने का। तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चित्रबोध किसे बढ़ावा देता है? पढ़ने के कौशल को। अगर आपको चित्र दिखाए गए होंगे तो पहले उससे आप क्या करोगे, पढ़ोगे ही ना सबसे पहले। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? यानी कि समावेशी कक्षा की बात यहाँ पे हो रही है। बच्चे क्या हैं, विद्यार्थी क्या है, सीखने की अक्षमता से पीड़ित है। विद्यार्थी कैसे है, सीखने की अक्षमता से पीड़ित है। यानी कि उसमें इनमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया ये सब हो सकता है। और बात किसकी हो रही है, समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को एक साथ मिलकर शिक्षा प्रदान की जाए।
ऑप्शन ए कहता है कि उनका एक विशेष समूह बनाकर, तो अक्षमता वाले बालक हैं तो क्या उनका विशेष समूह बना दोगे। लेकिन समावेशी शिक्षा क्या कहती है, सभी को एक साथ लेकर चलना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है एक विशेष समूह, यानी कि जो अक्षमता से पीड़ित है उनका सबका समूह बना दो, तो वो तो अलग हो जाएंगे फिर। लेकिन समावेशी शिक्षा अलग होने की बात नहीं करता। ऑप्शन बी कहता है कि विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करना, तो हाँ ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सामग्री के द्वारा आप दिखा सकते हैं टीलम वगैरह बनाकर। ऑप्शन सी कहता है कि उन्हें कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर, हाँ तो सही बात है, समावेशी शिक्षा सहयोग की बात करती है, साथ में की बात करती है। ऑप्शन डी कहता है कि उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके, तो हाँ सही बात है, उन्हें कक्षा की सभी बच्चों के साथ जिम्मेदारियों को शामिल करना जो उस कक्षा में सिखाए जा रहे हों। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समूह उसमें कह रहा है कि एक समूह में, यानी कि अक्षमता वाले बालकों को एक समूह में नहीं रखना। समूह से शिक्षा क्या कहती है, सभी को एक समान शिक्षा। तो बी, सी, डी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है ए, बी, सी, डी, तो ए हमारा गलत है, तो जिसमें हमारा ए होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसमें भी है और इसमें भी है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी, सी और डी हमारे तीनों करेक्ट थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा 7 की शिक्षिका अपनी कक्षा को 5-5 समूहों में बांटकर उनकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु का विस्तार वाली अलग थीम देती है। समूह को उससे संबंधों, विचारों और सूचनाओं को एकत्र करने, लोगों का साक्षात्कार लेने तथा उन्हें समझ कर रिपोर्ट करने के लिए कहा। विद्यार्थी को संलग्न करने वाली इस गतिविधि को क्या कहेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कक्षा 7 की शिक्षिका अपनी कक्षा को 5-5 के समूहों में बांटकर उनकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु का विस्तार वाली अलग थीम देती है। समूह को उससे संबंध, विचारों तथा सूचना को एकत्र करने, लोगों का साक्षात्कार लेने और उन्हें समझकर रिपोर्ट लिखने को कहा। विद्यार्थी को संलग्न करने वाली इस गतिविधि को क्या कहेंगे। सीधे बात करते हैं कि कक्षा में 5-5 बच्चों का समूह बांट दिया उन्होंने, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, जानकारी को किस में एकत्रित कर रहे हैं, समूह में कर रहे हैं। तो कौन सी गतिविधि होगी। तो ऑप्शन ए कह रहा है परियोजना कार्य, तो हाँ प्रोजेक्ट वर्क तो कार्य हो रहा है, प्रोजेक्ट वर्क का कार्य हो रहा है और सब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से सीख रहे हैं, संलग्न है और प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहा है, सूचनाओं को एकत्र कर रहे हैं। ऑप्शन बी कहता है प्रदत्त कार्य, होमवर्क की तो कोई बात नहीं दी गई। ऑप्शन सी कहता है समूह कार्य, तो हाँ ग्रुप कार्य भी हो रहा है। ऑप्शन डी कहता है पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो में तो आप क्या बताया था हमने आपको कि बच्चे की क्या हो डेटा तैयार किया जाता है ना उसका, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी और ए जो है वो हमारा क्या है, उसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो जो समूह कार्य है ना, तो वो तो परियोजना कार्य में ही आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परियोजना कार्य में ही समूह कार्य हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो क्या कर रहे हैं, समूह में ही तो प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं ना, सूचनाओं को एकत्र कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन से बेटर हमारा ए ऑप्शन है, जो समूह कार्य है ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क यानी कि परियोजना कार्य में ही आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा 7 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्यांश देती है, जैसे कि मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है इत्यादि। आपके अनुसार कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती है। यानी कि ऑप्शन ए कहता है संप्रेषण उपागम, तो संप्रेषण उपागम यानी कि कम्युनिकेशन अप्रोच की तो बात नहीं हो रही, उसमें क्या होता है आपस में बातचीत होती है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है संदर्भ में व्याकरण, तो संदर्भ में व्याकरण की भी बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी संरचनात्मक उपागम, स्ट्रक्चर की भी कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन डी कहता है कोश विषयक उपागम, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, शब्दकोश को बढ़ावा दे रहा है। किसको दे रहा है, कोश विषयक उपागम, यानी कि वो शब्दकोश को बढ़ावा दे रहा है। कैसे कि मतलब मैं ठीक हूँ, ये सब क्या है, वाक्यांश को क्या कह रही है कि कौन से वाक्यांश कहाँ पर उपयोग होंगे।
बच्चे का शब्दकोश यहाँ पर विकसित हो रहा है। तो ये थे हमारे हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।